वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लोग यूनाइटेड नेशन को लेकर। इसके पूरा बैकग्राउंड, ये यूनाइटेड नेशन सबसे पहले कैसे बनता है, हिस्ट्री इसके बनने के पीछे क्या है, उसके बाद फॉर्मेशन होता है तो कोई भी कंट्रीज के मेंबर कैसे बन सकते हैं इसके बारे में, उसके बाद जो इसके मेन जो 6 ऑर्गन है उनके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे लोग कि वो कब बनते हैं, उनका रोल क्या है, उनके प्रेसिडेंट क्या है, उनका टेन्योर क्या है, वो हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों एग्जाम के लिए। बेसिकली यूनाइटेड नेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लैट वालों के लिए या फिर जो एलेट देने वाले हैं उनके लिए, क्योंकि एलेट में भी वन लाइनर क्वेश्चन इससे बनता है, पर क्लैट में इससे तो बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि जो भी हमारे मतलब आसपास में कोई भी इवेंट होता है, जैसे G20 हो गया, ब्रिक्स हो गया, तो सब में यूनाइटेड नेशन का एक ना एक कोई ऑर्गन होगा जो उसका उसमें रोल रहेगा। यूनाइटेड नेशन हर जगह ही पहुंच जाता है, इसके जो मेंबर होते हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का काम ही क्या है, वर्ल्ड में जो भी चीज हो रहा है, वर्ल्ड में कुछ भी हो रहा है उसको क्या देखभाल करने का काम किसका है, इसी का है। तो इसके बारे में हम लोग पूरा अच्छे से पढ़ने वाले हैं लोग। सीयूटी में भी इसका 1-2 क्वेश्चन आ सकता है, जीएटी के पेपर में। तो चलिए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया गया है, इंट्रोडक्शन। क्लास शुरू होने से पहले मैं बता दे रहा हूँ, जिसको अगर नोट्स बनाना है तो साथ में बना सकता है, पर ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर मुझे पढ़ाना भी है, तो अगर मैं ज़्यादा वेट करूँगा तो फिर वैसे क्लास और ज़्यादा लंबा खींच सकता है। तो इसलिए आपको नोट्स आपको ऐसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे लिंक, वहाँ से जाकर आप सिंपली नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं लोग। तो यहाँ पे क्या है, पहले हमारा द यूनाइटेड नेशन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी, प्रमोट फ्रेंडली रिलेशन अमॉन्ग नेशन, अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड सर्व एज अ सेंटर फॉर हार्मोनाइजिंग द एक्शन ऑफ नेशन। अब देखो यहाँ पे जो यूनाइटेड नेशन है, इसका इंट्रोडक्शन में क्या बोला जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन क्यों बन रहा है, क्योंकि जो आपस में बहुत सारे कंट्री हैं उनके बीच में क्या हमको करना है, एक दूसरे में कॉर्पोरेशन करना है, पूरे दुनिया में हमको शांति फैलाना है। किसी भी देश पे हमला होता है तो उसको सपोर्ट करने का काम किसका है, यूनाइटेड नेशन का है। तो बेसिकली इन्हीं सब कामों के लिए क्यों बनाया गया यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन बनने का कहानी कुछ ऐसा है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, तो वर्ल्ड वॉर 2 इतने लार्ज स्केल पे हुआ कि जितने भी उस समय कंट्री के लीडर थे वो क्या सोचे कि ऐसा फिर से वॉर दुनिया में नहीं होना चाहिए। क्योंकि इससे जो इंसानियत है उसके लिए क्या है, ह्यूमैनिटी के लिए ये खतरा है। कैसे खतरा है, मान लो अगर कोई भी कंट्री एक दूसरे से लड़ रहा है तो उसका कॉन्सिक्वेंस जो होगा वो सब पे पड़ेगा, एज अ होल वर्ल्ड सब पे पड़ेगा। क्योंकि मान लो जो भी लड़ाई होता है तो उसमें लोग क्या वेपन यूज करता है। वर्ल्ड वॉर 2 में तो न्यूक्लियर वेपन का भी यूज कर दिया गया था, तो यूज उसका एक जगह होगा, पर इससे सब क्या होगा, इन्वायरमेंट हमारा खराब होगा। तो कोई भी इन्वायरमेंट खराब होगा तो उससे डायरेक्टली असर जो पूरे वर्ल्ड के लोग हैं उन पे ये पड़ने वाला है। तो इसी सब कारण से क्या बनाया जाएगा, यूनाइटेड नेशन। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो ऐसा जो जो तुम्हारा यूनाइटेड नेशन बना है, ये पहला ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो यहाँ पे क्रिएट हुआ है। सबसे पहले मुझे ये सब बताओ तुम लोग कि पहला वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, कब से कब तक हुआ है। 1914 to 1990। तो देखो पहला वर्ल्ड वॉर हमारा हो रखा है 1914 ऐसे खत्म हो जाता है 1918 तक ही, पर वो आगे घिसकर चल जाता है। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म होता है तो उसके बाद जितने भी वर्ल्ड के लीडर होते हैं उनके सामने एक क्वेश्चन रहता है कि ये जो लड़ाई हो रखा है इसको क्या हमको करना है, प्रिवेंट करना है, आगे चलकर ऐसा लड़ाई ना हो सके। तो आगे ऐसा लड़ाई ना हो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा जिसका क्या नाम है, लीग ऑफ नेशन। ये तो लीग ऑफ नेशन कब बनेगा, यहाँ पे 1919 में। अब देखो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, इसके जो पॉइंटर्स हैं, ये फॉर्म्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 अंडर द ट्रीटी ऑफ वर्साइल। अब देखो जो लीग ऑफ नेशन है ये कब बनता है तुम्हारा, साइन किया जाता है ट्रीटी ऑफ वर्साइल। अब देखो ट्रीटी ऑफ वर्साइल में बहुत कुछ है, जो वर्ल्ड वॉर 1 में के जो पार्टी होते हैं जो हारे रहते हैं, तो अगर देखो वर्ल्ड वॉर कोई भी हुआ है तो उसमें 2 पार्टी है, एक जो विनर है और एक लूजर है। तो एक साइड जो था, जो तुम्हारा वर्ल्ड वॉर 1 जीता था, तो उसमें है तुम्हारा ब्रिटेन, जो तुम्हारा यूएसएसआर यानी रसिया, उसके बाद तुम्हारा यूएस और फ्रांस। ये किधर है, ये एक साइड है। और दूसरे साइड कौन है, जो तुम्हारा है जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर, हंगरी। ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वर्ल्ड वॉर हार रहे हैं। तब मान लो अगर कोई भी नॉर्मल ये
कोई भी नॉर्मल लड़ाई होता है तो जो हारता है उसको कुछ कॉन्सिक्वेंसेज उसको चुकाना पड़ता है उसके बदले, अगर कोई हार रहा है यहाँ पे तो सेम अगर वर्ल्ड वॉर वन में जब ये तुम्हारे जर्मनी, हंगरी और जो तुम्हारा ऑटोमन एम्पायर है ये हारेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, उनसे कुछ ना कुछ ये लोग जो जीत रखे हैं वो उनसे क्या कुछ ना कुछ उनसे मांग करेंगे। तो जो भी कंट्रीज इसमें हारे रहते हैं उनके जो भी रीजन होता है, जिस रीजन को लोग रूल करता है, क्या किया जाएगा, उनके जो भी टेरिटरी है, ओवरसीज टेरिटरी, उनसे क्या ले लिया जाएगा। वो जहां पे भी रूल कर रहे हैं, जैसे देखो इंडिया किसका टेरिटरी था ओवरसीज टेरिटरी, ऐसे यूके का, ब्रिटेन का, क्योंकि इंडिया में किसका उस समय आगे कौन रूल कर रहा था, ब्रिटेन। तो ऐसे ही मान लो जर्मनी हो गया तुम्हारा, हंगरी हो गया, ऑटोमन एम्पायर हो गया, ये जहां जहां रूल कर रहा होगा वो सब क्या होगा, वो आपस में कौन बांट लेगा, जो यहाँ पे वर्ल्ड वॉर वन जीत रखा है। सेम देखो यहाँ पे आगे कैसे कहानी बढ़ेगा। तो इसी चीज के लिए जो पूरे वर्ल्ड के लीडर मतलब एक जगह है तो ये वर्साइल्स नाम का, यहाँ पे बैठे रहते हैं, तो यहाँ पे होता है ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। तो इसमें होता क्या है कि जो भी हारे रहते हैं उनसे कुछ ना कुछ बोला जाता है कि तुमको ये करना पड़ेगा, तो क्योंकि तुम्हारे कारण हमारा रिसोर्सेस खत्म हुआ है। मतलब जो जीते रहते हैं उनका क्या नाम रहता है, अगर तुम हमसे लड़ता ही नहीं तो क्या होता, तुम लड़ता नहीं तो इतने जो पैसे जो रिसोर्सेस हम लोग लड़ाई में यूज किए हैं वो हमारा यूज नहीं होता। तो इन पे अब क्या जो हार रखे उन पे क्या होगा, लायबिलिटी रहेगा। तो इसलिए क्या किया जाएगा, अब देखो जर्मनी को अलग अलग पार्टों में क्या हो जाएगा, यहाँ पे उनको बांट दिया जाएगा। ऑटोमन एम्पायर का यहाँ पे उसको बांट दिया जाएगा, हंगरी को भी। तो जब तुम्हारा ऑटोमन एम्पायर को बांटा जाएगा तो ऑटोमन एम्पायर के जो हेड होते हैं वो उस समय रहते हैं खलीफा। वो कौन है, जो पूरे उस समय मुस्लिम वर्ल्ड के जो लीडर होते हैं उसको क्या उस समय बोलते थे, खलीफा बोलते थे। वो किस रीजन को रूल करते थे लोग, ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर यानी पूरा जो तुम्हारा टर्की हो गया, मिडिल ईस्ट के जितने भी उतने सारे कंट्री है वो सब किसके अंडर में है, ऑटोमन एम्पायर के अंडर में है। तो यहाँ पे तो जब वो लोग ऑटोमन एम्पायर इस वर्ल्ड वॉर वन में हार जाएगा तो जो जीते रहते हैं वो क्या करेंगे, लोग ऑटोमन एम्पायर के पार्ट को अपने अपने अंडर में लेने लगेंगे लोग। मान लो अगर यहाँ पे ये एक आदमी है, ये हार गया, और यहाँ पे फिर हम 2-3 आदमी हैं लोग जो इसको हम लोग हराए हैं, तो इसका जो भी पार्ट होगा क्या करेंगे, अब हम लोग इससे ले लेंगे लोग। तो सेम ऑटोमन एम्पायर के यहाँ पे क्या किया जाएगा, तुम्हारा जितने भी इनके पार्ट रहते हैं उनके जो विनर होते हैं वो लेने लगेंगे। तो इंडिया में इसके खिलाफ में एक मूवमेंट भी शुरू होता है, खिलाफत मूवमेंट। ये पॉलिटिकल साइंस जो तुम्हारा हिस्ट्री जो क्लास 12th का बुक है, सीयूटी के लिए इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखना सब। और तुम्हारा क्लैट में भी ये पूछा जा सकता है। तो उसके अगेंस्ट में इंडिया में एक मूवमेंट शुरू हुआ था, उसका नाम है खिलाफत मूवमेंट। वो इंडिया में साथ में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ में ही लॉन्च हुआ था। 2 भाई थे यहाँ पे इंडिया में, अली ब्रदर्स, वो दोनों शौकत अली और मोहम्मद अली मिलकर इस मूवमेंट का यहाँ पे शुरुआत किए थे लोग। क्लैट 2025 में ये 24 में ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से क्वेश्चन बन चुका है, पर खिलाफत नहीं आया था। पर वो दोनों एक टाइम पीरियड का वो मूवमेंट है, तो बस तुमको ध्यान रखना है। तो देखो, तो इसलिए क्या किया जाएगा, ट्रीटी ऑफ वर्साइल होगा, तो इसमें बहुत सारा जो हारे रहते हैं उन पे लायबिलिटी इंपोज किया जाएगा कि तुमको अब ये सब क्या करना है। तो अब देखो इससे फिर आगे क्या हो रहा है, दूसरा इसमें क्या है, एम प्रिवेंट वॉर एंड प्रमोट पीस। लीग ऑफ नेशन क्यों बन रहा है यहाँ पे, कि आगे चल के कोई भी ऐसा लड़ाई ना हो पाए, और हमको क्या दुनिया में क्या फैलाना है, हमको पीस फैलाना है, यानी शांति। अब देखो, अब इसका एक जो लीग ऑफ नेशन है, इसका देखो मेन एक प्रॉब्लम क्या है कि लीग ऑफ नेशन में यूएसए इसका मेंबर नहीं था। जैसे यूनाइटेड नेशन है, तो यूनाइटेड नेशन में टोटल कितने कंट्री है, 193 कंट्री है। यूनाइटेड नेशन के टोटल मेंबर कंट्री कितने हैं, 193। तो पर लीग ऑफ नेशन में यूएस पार्ट नहीं था। पर यूएस एक सुपर पावर है। अगर मान लो यूएस इतना ताकतवर कंट्री इसका पार्ट नहीं होगा, तो बताओ कोई ऑर्गेनाइजेशन उतना सक्सेसफुल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो तुम्हारा लीग ऑफ नेशन बनता है उसका यूएस पास नहीं रहता। तो इसमें ऐसा बोला जाता है कि लीग ऑफ नेशन फेल इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें जो मेजर पावर कंट्रीज होते हैं इसके पार्ट नहीं होते हैं। अब देखो दूसरा इसमें क्या वीक पॉइंट, इसका क्या है, वीक एनफोर्समेंट पावर। अब मान लो पावरफुल कंट्रीज के मेंबर नहीं है, तो फिर अगर कोई भी लीग ऑफ नेशन तुम्हारा कोई भी डायरेक्टिव वर्ल्ड के लिए दे रहा है, तो उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा, नहीं कोई कर पाएगा। क्यों, क्योंकि पावरफुल कंट्री तो है नहीं, तो कोई बात मानने वाला यहाँ पे नहीं है। बात कौन मानता है, जो अगर कोई मतलब ताकतवर आदमी है, किसी को बात समझाता है, वही ना उसके बात मानते हैं। फिर यहाँ पे क्या है, लीग ऑफ नेशन का खत्म होने का तीसरा रीजन, फेलियर टू प्रिवेंट वर्ल्ड वॉर सेकेंड। क्या है यहाँ पे कि वर्ल्ड वॉर लीग ऑफ नेशन जो तुम्हारा जिस चीज के लिए बना था कि हमको लड़ाई आगे चलकर नहीं होने देना है, पर यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 हो गया है। तो लीग ऑफ नेशन जिस काम के लिए बनाया गया था उसमें वो क्या हो गया, अनसक्सेसफुल हो गया। तो इसीलिए हम लोग क्या कर देंगे, लीग ऑफ नेशन बनेगा।
इसी अनसक्सेसफुल होने के कारण अब हम लोग एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे लोग, जिसका क्या नाम है, यूनाइटेड नेशन नाम है। यूनाइटेड नेशन किस किस लिए बनेगा, क्यों, क्योंकि लीग ऑफ नेशन को जो काम दिया गया था करने के लिए वो अपने काम को पूरा नहीं कर पाता है, उसको आगे वर्ल्ड वॉर प्रिवेंट करना था पर वो ऐसा नहीं कर पाएगा। अब देखो यहां पे नेक्स्ट क्या है, अब यहीं पे बता रखा है कि नीड फॉर द यूनाइटेड नेशन, कि हमको यूनाइटेड नेशन का जरूरी आखिर में क्यों पड़ा। तो देखो पहले क्या है, मैसिव डिस्ट्रक्शन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 1939 टू 1945, इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है। अब याद करो वर्ल्ड वॉर 2 कब से कब तक हो रखा है, 1939 टू 1945। अब देखो इसलिए बना कि जो तुम्हारा वर्ल्ड वॉर 2 में इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रखा था, जिस कारण से हमको क्या एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ रहा है। देखो फिर नेक्स्ट क्या है, डिजायर टू क्रिएट ए स्ट्रॉन्गर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विथ रियल अथॉरिटी। अब देखो लीग ऑफ नेशन में दिक्कत ही क्या था कि उसमें जो मेजर पावर कंट्री थे वो नहीं थे, तो अगर कोई भी लीग ऑफ नेशन बात बोलता था तो उसका बात कोई नहीं मानता था। तो इसीलिए यूएन को बनाया जा रहा है कि हम लोग एक ताकतवर मजबूत इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाए और जिसके पास पावर रहे कि अगर कोई भी वो ऑर्डर दे रहा है तो उस ऑर्डर को क्या वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज है उस ऑर्डर को माने। फिर तीसरा रीजन क्या है, टू प्रिवेंट फ्यूचर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। सिंपल सा बात है कि लीग ऑफ जो तुम्हारा यूएन है इसको भी इसलिए बनाया जाएगा, पहले लीग ऑफ नेशन भी इसलिए बना था कि आगे चल के हमको कोई लड़ाई होने नहीं देना है, और फिर अब ये भी आगे चल के ऐसे ही बन रहा है। तो मुझे एक क्वेश्चन पहले तुम लोग बताओ कि क्या तुमको लगता है यूनाइटेड नेशन जिस चीज के लिए बना था यूनाइटेड नेशन उसमें भी सक्सेसफुल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो भी तो फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट को नहीं रोक पा रहा है। अभी प्रेजेंट में देखो तुम, लड़ाई हो रहा है किसके किसके भी, रसिया यूक्रेन, अभी हम इजराइल और जो तुम्हारा फिलिस्तीन था उस मतलब जो हमास पे हमला किया गया था वहां पे आपस में लड़ रहे हैं लोग। फिर तुम्हारा अजरबैजान अर्मेनिया में नगोरो काराबाग का जो रीजन है, कल के क्लास में हमारा पॉलिटिकल साइंस का जो पहला चैप्टर है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का, उसमें भी इसके बारे में जिक्र किया गया है। उस रीजन में भी लड़ाई हुआ था, वहां पे भी नहीं नहीं कुछ प्रिवेंट कर पाया। यूएस क्या कर रहा है, यूएस अपना पावर दूसरे कंट्री में, वेनेजुएला ऐसे कंट्री में जाकर उसका जो सॉवरेनिटी है उसको हार्म पहुंचा रहा है, दूसरे कंट्री में चला जा रहा है। उसके पास अधिकार है? नहीं है। तो बताओ जिस काम के लिए असली में यूएन बना था, तुमको ऐसा लगता है कि ये सक्सेसफुल है? नहीं है। ये बना अभी चल ही इसलिए रहा है, देखो यूएन अभी इसलिए चल रहा है, मैं एक और वर्ल्ड वॉर हुआ यूएन भी खत्म हो जाएगा, फिर एक नया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आएगा, और बस वर्ल्ड ये लोग जब तक एक नया वर्ल्ड वॉर को ये लोग जब तक रोक सकता है तब तक क्या है यहाँ पे कि तुम्हारा जो तुम्हारा यूनाइटेड नेशन है तब तक के लिए एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे बताया गया कि जो यूनाइटेड नेशन है इसका फॉर्मेशन कैसे होगा। तो ध्यान है, मैं बोलूंगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लैट वालों के लिए, क्योंकि उनके लिए ये टॉपिक ही उनका है मेन। क्योंकि क्लैट में जो एक पैसे से कितने क्वेश्चन आते हैं, 6 क्वेश्चन बनते हैं। तो एक मान लो यूनाइटेड नेशन टॉपिक उठा लिया, उससे 6 क्वेश्चन वो किसी तरह बना देगा, और बाकी सब एग्जाम है उसमें तो एक मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं और वो कोई पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होता नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो तुम्हारा यूनाइटेड नेशन है इसका फॉर्मेशन का देखो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले क्या होगा, अटलांटिक चार्टर होगा। ये कब हो रहा है तुमको? 1941 में। अब इसमें क्या है, लैंडमार्क ज्वाइंट डिक्लेरेशन बाय यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एंड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ऑन अगस्त 14, 1941 आउटलाइनिंग शेयर वॉर एम एंड प्रिंसिपल फॉर अ पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 वर्ल्ड, एम्फसाइजिंग सेल्फ डिटर्मिनेशन, फ्री ट्रेड, ग्लोबल कॉर्पोरेशन एंड लास्टिंग पीस, सर्विंग एज अ फाउंडेशनल स्टेप टुवर्ड्स द यूनाइटेड नेशन। अभी वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है, पर तुम्हारा 14 अगस्त 1941 को क्या, जो यूएस के प्रेसिडेंट है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और जो यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जो विंस्टन चर्चिल, ये लोग मिलेगा लोग, और मिल के किस चीज के बारे में डिस्कस करेगा लोग कि जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाएगा तो हमको एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, वो क्या कर सकते हैं, ग्लोबल स्टेबिलिटी लाइक और पीस पूरे वर्ल्ड में फैलाए। फिर क्या हो कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन रहेगा तो आपस में कंट्री फ्रीली क्या कर पाए, ट्रेड कर पाए, एक दूसरे के साथ उनका कॉर्पोरेशन हो। तो इस चीज के लिए इस आइडिया सबसे पहले कौन देगा, ये जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट हैं और जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं विंस्टन चर्चिल। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे लोग, अटलांटिक चार्टर। अब देखो इसमें क्या है, फिर later the name United Nation coined by US President Franklin D. Roosevelt, a document called United Nation Declaration was signed in 1942 by 26 nation। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सीयूटी के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम लोग के लिए भी है कि यूनाइटेड नेशन जो नाम है, मतलब नामकरण जो किया गया यूनाइटेड नेशन इस ऑर्गेनाइजेशन का, इसका नामकरण कौन किया यहाँ पे, तो यूएस के जो प्रेसिडेंट है उनका क्या नाम है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो ये कब ये किए हुए हैं, और उसके बाद आगे चलकर एक क्या डॉक्यूमेंट साइन होगा जिसका नाम क्या है, यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन। कब साइन होगा तुमको, 1942 में। कितने कंट्री साइन करेंगे, 26। अब देखो ऐसा बोला जाता है कि
प्रेजेंट 26 कंट्री रहते हैं, पर साइन 25 कंट्री नहीं किया है। क्यों? क्योंकि उस समय जो हंगरी पोलैंड कंट्री था, पोलैंड को जो रिप्रेजेंट करने वाला जो मेन वहां से लीडर आ रखे थे, ऐसा उनको ऐसा कहा जाता था कि उनके पास मैंडेट नहीं है। अब देखो मैं समझा रहा हूं इसको डिटेल में। एक इंडिया कंट्री है, इंडिया को रिप्रेजेंट कौन करेगा ग्लोबल लेवल पे? जो यहाँ की गवर्नमेंट है, यानी जो प्राइम मिनिस्टर होगा या फिर जो प्राइम मिनिस्टर अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजेंगे। तो सेम अगर पोलैंड कंट्री के भी कोई रिप्रेजेंटेटिव कहीं जा रहे हैं ऑफिशियल विजिट पे, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहां के जो ऑफिशियल कैपेसिटी में वहीं तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, जो इलेक्टेड है या फिर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा या फिर प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड आदमी है। पर जो यहाँ पे जो तुम्हारा पोलैंड के द्वारा यहाँ पे जो भेजा गया था जिस आदमी को, उस ऐसा मतलब बोला जाता है कि उस आदमी के पास रियल अथॉरिटी नहीं था। पर कहीं भी तुम लोग देखेगा तो यही लिखा जाएगा कि साइन कितने नेशन के द्वारा किया गया है, 26 ही। पर इन रियलिटी ऐसा बोला जाता है कि 25 मेंबर ही किए थे, एक नेशन नहीं कर पाया था। क्यों? क्योंकि जो उसका रिप्रेजेंटेटिव आ रखा था वो रियल वहां का, उसके पास पावर नहीं था, वो उस कैपेसिटी में नहीं था, उस पोजिशन में नहीं था कि वो इस डॉक्यूमेंट पे साइन कर सके। अब देखो फिर नेक्स्ट टाइमलाइन कब आ रहा है यहाँ पे? अब यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है कि डम्बार्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस, ये अब कब हो रहा है? 1944 में डम्बार्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस। यहाँ पे क्या तैयार किया जा रहा है? ब्लूप्रिंट ऑफ यूनाइटेड नेशन स्ट्रक्चर प्रिपेयर्ड। मतलब यूनाइटेड नेशन का जो पूरा स्ट्रक्चर रहेगा, कैसे काम करेगा, क्या करेगा, इसका ब्लूप्रिंट कब तैयार किया जा रहा है? इंपॉर्टेंट है तुम्हारा। तो ये ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि यूनाइटेड नेशन का जो ब्लूप्रिंट स्ट्रक्चर तैयार किया गया था तो कब किया गया था? तो या फिर आंसर 44 होगा, या फिर ये पूछा जाएगा किस कॉन्फ्रेंस या फिर किस जगह पे किया गया था, तो डम्बार्टन ओक्स है, इसलिए इसका पूरा क्या नाम है? डम्बार्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस। अब देखो फिर एक और इंपॉर्टेंट उसी ईयर में नेक्स्ट टाइमलाइन यहाँ पे क्या आ रहा है? याल्टा कॉन्फ्रेंस। ये कब हो रहा है? 1944 में हो रहा है। इसमें क्या है? एग्रीमेंट ऑन वोटिंग प्रोसीजर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। अब देखो यूनाइटेड नेशन का जो 6 मेन ऑर्गन है उसमें से क्या है तुम्हारा? यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो वहां पे जो कुछ 5 ऐसे कंट्री है उनको क्या वीटो पावर मिल रखा है वोटिंग का। तो ये सब जो तुम्हारा इस स्ट्रक्चर को डिजाइन किया गया था, ये सब कब हो रखा है? इसी 1944 याल्टा कॉन्फ्रेंस में हो रखा है। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टाइम यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है? सन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस। ये कब हुआ है? 1945 में। तो यहां पे क्या है? यूएन चार्टर ड्राफ्टेड एंड साइन अटेंडेड बाय 15 कंट्री एंड साइंड यूएन चार्टर। अब देखो यहां पे क्या बोला जा रहा है कि जो सन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस है, इसमें क्या किया जा रहा है? जो यूएन का चार्टर था, यानी एक टाइप का इसका कॉन्स्टिट्यूशन समझ लो, तो यहाँ पे उसको क्या किया जाएगा? बनाया जाएगा और क्या किया जाएगा? यहाँ पे उसको साइन किया जाएगा। ये कितने कंट्री के द्वारा अटेंड किया गया था? 50 कंट्री। और साइन कितने कंट्री उसको करेंगे? इसमें 50 कंट्रीज ही। अब देखो आगे क्या है? ऑफिशियल फॉर्मेशन यहाँ पे देखो कब होगा यूएन का। अब इंपॉर्टेंट है ये वन लाइनर क्वेश्चन, सीयूटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तुम लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर कब साइन किया गया? 26 जून 1945। यानी मान लो जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है एक टाइप का, वो तैयार हो गया, कब यहाँ पे साइन किया जा रहा है कि हाँ ये तैयार हो गया यहाँ पे तुम्हारा 26 जून 1945 को। फिर नेक्स्ट क्या है? यूएन केम इनटू फोर्स। देखो अब चार्टर्स बन के तैयार तो हो गया, पर वो फोर्स में कैसे आएगा? अब यहाँ पे तुमको एक चीज मैं समझा रहा हूं, कोई भी अगर इंटरनेशनल चार्टर तैयार होता है तो उसको अगर आके उसको तुमको सबसे पहले बहुत सारे कंट्री है वहां पे क्या है? अपने कंट्री के पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। अगर मान लो ये यूएन चार्टर उस समय इंडिया इसका मेंबर था, ये जो 50 कंट्री साइन कर रखे हैं उसमें इंडिया भी एक उसका मेंबर था, मतलब ध्यान रखना सब। तो इंडिया इसको साइन कर रहे हैं यूएन चार्टर को कब? 26 जून 1945 को। तो अगर वहां साइन कर लिया, अब उसको आकर इंडिया सबसे पहले क्या करेगा? पार्लियामेंट से एक लॉ पास करवाएगा कि हम बाहर का जो इंटरनेशनल एक ट्रीटी है उसके हम सिग्नेटरीज बने हैं। आप ये पार्लियामेंट क्या करेगा? उसको अप्रूवल करेगा। अगर मान लो इंडिया का पार्लियामेंट अप्रूवल नहीं किया तो इंडिया उसका मेंबर नहीं बन सकता है, मतलब वो जो उसका चार्टर था वो इंडिया की तरफ से फोर्स में नहीं आ पाएगा, मतलब इंप्लीमेंट नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल लॉ है। तो इंटरनेशनल लॉ को जब तक हम लोग अपने कंट्री के जो मेन हमारा बॉडी है पार्लियामेंट है वहां से अप्रूवल नहीं लेंगे तब तक कुछ होगा नहीं होगा। तो इसीलिए देखो चार्टर साइन तो हो जा रहा है 26 जून 1945 को, पर ये फोर्स में कब आ रहा है? 24 अक्टूबर 1945 को। अब खुद सोचो सब कि इतना टाइम क्यों लग रहा है? कितना? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कितना? 4 मंथ लग रहे हैं यहाँ पे। तो 4 मंथ इसलिए लग रहे हैं क्योंकि जो कंट्री यहाँ पे इस चार्टर को साइन कर गए थे वो क्या करेंगे? अपने अपने कंट्री में जाकर अप्रूवल लेकर आएंगे, और वहां से जब अप्रूवल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? जो यूनाइटेड नेशन है फाइनली क्या हो जाएगा? फोर्स में आ जाएगा, यानी तुम्हारा काम करने लगेगा।
तो इसीलिए इसको बोला जाता है, जो तुम्हारा 24 अक्टूबर 1945 है, इसी डेट को हम लोग यूएन डे के रूप में हम लोग क्या करते हैं, लोग सेलिब्रेट करते हैं लोग। सेम यहाँ पे देखो फाउंडर मेंबर कितने हैं, 51 कंट्रीज। और अब देखो यहाँ पे भी सेम वही रीजन है, यहाँ पे फाउंडर मेंबर 51 कंट्रीज है, पर साइन इसमें इस चार्टर को कितना लोग यहाँ पे किया है, 50। क्यों? क्योंकि फिर पोलैंड का जो मेन रिप्रेजेंटेटिव है वो ये ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं है, समझ आया, इसलिए। अब देखो फिर यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट, 24 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज यूनाइटेड नेशन डे। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, हमेशा याद रखना सब कि यूएन डे कब सेलिब्रेट होता है, तो ये कब है, 24 अक्टूबर। अब कुछ यहाँ पे है, जो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क सिटी यूएसए। कहाँ पे, न्यूयॉर्क सिटी यूएसए। अब देखो यूएन का ऑफिशियल लैंग्वेज कितने हैं टोटल अभी प्रेजेंट में कितने हैं, 6। इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, रशियन, चाइनीज, अरेबिक। अब देखो ये अभी प्रेजेंट है, पर जब यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन हुआ था तो उसमें अरेबिक ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं था। उस समय कितने थे टोटल, 5। अरेबिक आगे चल के इंट्रोड्यूस होता है। इनिशियली अरेबिक वाज नॉट पार्ट ऑफ इट, एडेड इन 18 अक्टूबर 1973, सॉरी 18 दिसंबर 1973। यानी अरेबिक स्टार्टिंग में तुम्हारा ऑफिशियल लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, आगे चलकर ये क्या होगा, उसका पार्ट बनेगा। कब बनेगा, 18 दिसंबर 1973 को। अब देखो यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज कितने हैं, 6। और जो तुम्हारा काम करने का भी एक तो ऑफिशियल लैंग्वेज होता है, एक पेपर वर्क लैंग्वेज होता है। तो जब यूएन बना था तब 2 ही थे, कितने थे, 2। कौन कौन से, तुम्हारा एक इंग्लिश हो गया और एक तुम्हारा फ्रेंच हो गया, ये 2 थे, ठीक है। कितने थे, 2 थे। आगे चलकर यहाँ पे क्या होगा कि इन सबको राइट मिल जाएगा, पेपर लैंग्वेज आगे चल के ये सब बन जाएंगे। प्रेजेंट में जितने ऑफिशियल लैंग्वेज है उतने ही अब क्या है, पेपर लैंग्वेज भी है। अब देखो अभी कितने इसमें टोटल मेंबर हैं, यहाँ पे करंट मेंबर कितने, 193 कंट्रीज। अब देख यहाँ पे अगर कोई यूएन का पूछेगा कि यूएन मेंबर, तो अगर सिर्फ कंट्री पूछ लिया तो हम लोग कितना बोलेंगे, 193 कंट्रीज। पर 2 और ऑब्जर्वर स्टेट है, एक होली सी और एक फिलिस्तीन है। अब देखो यहाँ पे लेटेस्ट कंट्री यूएन का जो मेंबर बना हुआ है वो कौन सा कंट्री है, साउथ सुदान। कब बनाई है, 2011 में। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा, हु वाज द लास्ट कंट्री टू बिकम मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, तो उसका आंसर क्या होगा, साउथ सुदान। अगर मान लो इसमें ईयर पूछ लिया तो क्या हम लोग बोलेंगे 2011। अब फिर पूछ लेगा कि हाउ मेनी स्टेट्स और कंट्री आर ऑब्जर्वर स्टेट, तो इसका क्या आंसर होगा, 2। कौन कौन से, होली सी और फिलिस्तीन। इनको अभी क्या किस चीज का स्टेटस मिला हुआ है यहाँ पे, जो तुम्हारा ऑब्जर्वर स्टेट है उसका। आगे चलकर हो सकता है इन फ्यूचर इनको भी क्या एक कंट्री का यहाँ पे जो स्टेटस मिल जाए। जैसे अगर फिलिस्तीन आगे चलकर अभी मांग हो रहा है कि फिलिस्तीन को भी क्या एक देश बना दिया जाए, तो अगर ये हो जाएगा तो यूएन में कितने कंट्री टोटल हो जाएंगे, तो 194। तो जो तुम्हारा अभी करंट मेंबर साउथ सुदान है तो उस समय क्या हो जाएगा, फिलिस्तीन हो जाएगा। ये सब ध्यान रखने वाला है, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशन यानी यूएन चार्टर। अब यहाँ पे उस जो यूएन का चार्टर बना था उसका कुछ मेन ऑब्जेक्टिव है, तो वो क्या क्या है। पहला क्या है, मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। हमको क्या बनाकर रखना है, पूरे विश्व है उसमें क्या शांति और जो किसी भी कंट्री को जो तुमको सिक्योरिटी चाहिए वो हमको प्रोवाइड करना है। फिर क्या है सेकंड, डेवलप फ्रेंडली रिलेशन अमॉन्ग नेशन। अब जितने भी देश हैं उनके बीच में क्या दोस्ती बनाकर हमको क्या रखना है, वो एक दूसरे से लड़े ना। फिर तीसरा क्या काम है इसका मेन, अचीव इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन इन। अब देखो हम लोग को एक मतलब जितने भी कंट्री हो एक दूसरे का सपोर्ट करे, किस किस चीज में, इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली या फिर ह्यूमैनिटेरियन फील्ड में जो होता है मानवता का। जैसे मान लो फिलिस्तीन में अभी जो लोग वहां पे इसराइल के साथ लड़ाई हुआ, तो वहां पे जो तुम्हारा बहुत सारे बच्चों को खाने को जिनको दिक्कत था, तो ये यहाँ पे क्या करेगा, जो यूनाइटेड नेशन है अपने एजेंसी के थ्रू या फिर वर्ल्ड के जो कंट्री है क्या करेंगे, वहां पे उनको खाना प्रोवाइड कराएंगे। तो ये सब काम किसका है, यूनाइटेड नेशन का। देखो चौथा क्या है, प्रमोट ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम। देखो चौथा क्या काम है कि किस चीज का हमको प्रमोशन करना है यहाँ पे, ह्यूमन राइट्स का। यानी किसी के भी जो एक
इंसान है उसका जो उसका बेसिक राइट है वो क्या हो सके, किसी भी कंट्री में उसका वायलेट नहीं हो सके। तो अगर मान लो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कुछ गलत हो रहा है, वहां पे उनको जलाया जा रहा है, तो क्या है उनके जो उनको बेसिक ह्यूमन राइट मिल रहा है उसका क्या है वो वायलेशन है। तो इसमें इंटरफेयर कौन कर सकता है, यूनाइटेड नेशन कर सकता है, उसके पास क्या है पावर है। उसके बाद क्या है, सर्व एज अ सेंटर फॉर हार्मोनाइजिंग एक्शन ऑफ नेशन। अब यहाँ पे क्या है कि यूनाइटेड नेशन है जो तुम्हारा वो क्या रहेगा, एक ऐसा सेंटर रहेगा जो सब कंट्री का एक मेन पावर रहेगा, और वहां पे जितने भी कंट्री है क्या करेंगे, अपने अपने जो उनका जो भी एक पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है वो अपनाएंगे, वहां पे बात करेंगे, बैठेंगे और उसको क्या करेंगे, सुलझाएंगे। अब देखो यहां पे क्या है, प्रिंसिपल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। अब ये कुछ ये याद होने वाली चीजें, वैसे मतलब इसको तुम लोग को ध्यान में रखना है कि अगर ये यूनाइटेड नेशन का प्रिंसिपल क्या है, उसके चार्टर के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो ये सब क्या है हमको ध्यान रखना है। तो पहला क्या है यूनाइटेड नेशन का प्रिंसिपल, सॉवरेन इक्वालिटी ऑफ ऑल मेंबर स्टेट, मतलब जितने भी देश हैं उनको क्या सबको बराबर का अधिकार है। उसके बाद क्या है सेकंड, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, कोई भी कंट्री के बीच में आपस में लड़ाई हो रहा है उसको हम लोग कैसे मतलब खत्म करेंगे, आराम से शांति से बैठकर इसको हमको क्या करना है, खत्म करना है। फिर तीसरा क्या है, नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनेशनल अफेयर, कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री का जो इंटरनेशनल मैटर है उसमें क्या करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा। अब मान लो यूएस जाके वेनेजुएला में जो कर रहा है, तो उसके इंटरनेशनल अफेयर में वो तो उसका वायलेशन हुआ, क्यों, क्योंकि वेनेजुएला एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री है, वो डिसाइड करेगा कि मुझे किसके साथ ट्रेड करना है, किसके साथ नहीं करना है। वो रशिया के साथ करे, चाइना के साथ करे, किसी के साथ करे, यूएस के पास राइट नहीं था। पर यहां पे क्या है, वो वायलेशन किया है उसका, पर कोई नहीं कुछ कर सकता है उसको। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ यूज ऑफ फोर्स। अब देखो सेम यूएस इसमें कर रखा है, क्या किस चीज का इस्तेमाल किया है, यूएस फोर्स का इस्तेमाल किया है, ये क्या है, गलत है। किस हिसाब से यूएस जो यूएन का चार्टर है उसके हिसाब से जो उसके प्रिंसिपल है उसमें ये क्या है, गलत चीज है। नेक्स्ट क्या है, मेंबर मस्ट फुलफिल चार्टर ऑब्लिगेशन इन गुड फेथ, तो जो चार्टर में जो भी चीज बताया गया है वो मेंबर कंट्री है क्या करेंगे, इसको उसको फुलफिल करेंगे, उस चीज को मतलब पूरा करेंगे। पूरा हो रहा है, पूरा हो रहा है, यूएस मान रहा है, और कंट्री मान रहे हैं, चाइना। मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशन, अब देखो यूनाइटेड नेशन का मेंबर बनने के लिए कुछ प्रोसीजर है, हम लोग कैसे हम लोग कोई भी कंट्री उसका मेंबर बन सकता है वो यहाँ पे एक एक करके ले डाउन किया गया है, हम लोग जानेंगे। तो क्या है, हम लोग उसमें मान लो एक टाइप का स्कूल में किसी बच्चे का एडमिशन हो रहा है, सेम यूनाइटेड नेशन में एक कंट्री का एडमिशन के लिए हम लोग क्या क्या प्रोसेस फॉलो करने वाले हैं लोग। तो ये देखो सबसे पहले क्या है, ओपन टू पीस लविंग स्टेट, उन सभी देशों के लिए खुला है जो किस में भरोसा करते हैं, शांति में, सब करते हैं। नेक्स्ट क्या है, मस्ट एक्सेप्ट यूएन चार्टर ऑब्लिगेशन, दूसरा बोल रखा है कि जो यूनाइटेड नेशन का ऊपर हम लोग चार्टर पढ़ के आए हैं लोग उतना सारा, वो उसको क्या करेंगे लोग, मानेगा सब, उस समय मान लेता है सब आगे चल के। फिर नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, एडमिशन भाई। अब देखो रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, अप्रूवल ऑफ जनरल असेंबली, सबसे पहले जो यूनाइटेड नेशन का एक 6 में से एक जो मेन बॉडी है क्या है, वो सिक्योरिटी काउंसिल, वो किसको क्या करेगा, रिकमेंड करेगा कि एक कंट्री को हम लोग क्या करें, यूएन का मेंबर बनाए। फिर आगे चलकर जो जनरल असेंबली है इस पे वोट करेगा। जनरल असेंबली में वोटिंग जब तुम्हारा होता है तो जितने कंट्री है 193 कंट्री है उस पर वोट करेंगे। जनरल असेंबली में वीटो का पावर नहीं आता है, वीटो का पावर कहाँ है, सिक्योरिटी काउंसिल में है। जनरल असेंबली में नॉर्मल वोटिंग होता है, 193 कंट्रीज हैं, अगर मेजॉरिटी में जो कंट्री है उसके फेवर में वोट कर दिए तो क्या हो जाएगा, वो चीज पास हो जाएगा वहां से। अब देखो कैसे सस्पेंशन या फिर एक्सप्लशन, अगर कोई भी कंट्री कुछ गलत करेगा, मतलब इन सब चीजों को नहीं मानेगा, तो किसी को हम लोग कैसे सस्पेंड कर सकते हैं लोग, या फिर उसको हम लोग इससे बाहर कर सकते हैं लोग। तो देखो पहला क्या है, सस्पेंशन कैसे होता है, बाय जनरल असेंबली ऑन सिक्योरिटी काउंसिल रिकमेंडेशन। सिक्योरिटी काउंसिल वही जो जहां पे तुमको वीटो पावर मिल रखा है कंट्री को, एक सिक्योरिटी आगे हम लोग पढ़ेंगे लोग, सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 5 परमानेंट कंट्रीज होते हैं और साथ में 10 नॉन परमानेंट कंट्रीज, जो 2 साल उनका टर्म रहता है। आगे उसके बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे लोग। तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले रिकमेंड करेंगे किसको, जनरल असेंबली को। तो अगर जनरल असेंबली से वो पास हो गया तो क्या हो जाएगा, उसको सस्पेंड करना होगा तो वो कंट्री सस्पेंड हो जाएगा। या फिर अगर किसी को मान लो एक्सपल्जन करना है, उसको हमको यूनाइटेड नेशन से ही क्या कर देना है, बाहर कर देना है, उसको जो मेंबरशिप है उसका मेंबरशिप हमको क्या करना है, उससे छीन लेना है। तो कैसे होगा, पहली बात है वो तो रेयर है, होता ही नहीं है। और सेम प्रोसीजर है सस्पेंशन, जैसे सस्पेंशन किया जाता है सेम अगर किसी को बाहर करना है उसके लिए भी सेम प्रोसीजर है। पहले जो तुम्हारा सिक्योरिटी काउंसिल है क्या करेगा, रिकमेंड करेगा, किसको करेगा, जनरल असेंबली को। जनरल असेंबली फिर तुमको एक रिजोल्यूशन पास करेगा, उस रिजोल्यूशन के थ्रू उस कंट्री को क्या कर दिया जाएगा, एक्सपल कर दिया जाएगा। अब यहां पे नेक्स्ट क्या है,
ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन कितने, यूनाइटेड नेशन के कितने ऑर्गन है? 6, याद रखना है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं लोग? 6 प्रिंसिपल ऑर्गन। पहला क्या है यहाँ पे देखो? जनरल असेंबली। दूसरा क्या है? सिक्योरिटी काउंसिल। तीसरा क्या है? इकोसॉक। फिर है ट्रस्टीशिप काउंसिल। फिर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और आखिरी है सेक्रेटरीट। अब देखो, अब एक एक करके हम लोग क्या करेंगे लोग, जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है इसके बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, वो अच्छे से पढ़ने वाले हैं लोग, ठीक। तो पहला क्या है यहाँ पे? जनरल असेंबली। तो देखो जनरल असेंबली क्या है? डेलिब्रेट बॉडी ऑफ यूएन, ऑल मेंबर आर मेंबर, ईच कंट्री है वन वोट, डिसीजन ऑन इंपॉर्टेंट मैटर रिक्वायर्ड 2000 मेजॉरिटी। अब देखो ये क्या है? यूनाइटेड नेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। उसके बाद क्या बोला गया है कि जनरल असेंबली के कितने कंट्री मेंबर हैं, यानी यूएन के जितने मेंबर, जितने भी कंट्री मेंबर हैं वो क्या है? जनरल असेंबली के भी मेंबर है, यानी टोटल 193 कंट्री जनरल असेंबली के भी मेंबर हुए। उसके बाद क्या बोला गया है? हर एक देश को क्या एक वोट दिया गया है। उसके बाद क्या, अगर मान लो कोई चीज इंपॉर्टेंट डिसीजन है तो इंपॉर्टेंट रिजोल्यूशन को पास कराने के लिए कितना का मेजॉरिटी चाहिए हमको? 2/3 का। यानी अगर 193 कंट्री तुम्हारा प्रेजेंट है यहाँ पे, तो अगर कोई रिजोल्यूशन हमको पास करवाना है तो उसमें हमको कितना मेजॉरिटी चाहिए? 2/3 का मेजॉरिटी हमको चाहिए। कहां पे चाहिए? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। देखो यहाँ पे तो वही 2000 मेजॉरिटी, यानी 193 कंट्री में से लगभग 128 कंट्री अगर अप्रूव करेंगे तभी अगर कोई स्पेशल रिजोल्यूशन होगा वो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से पास हो पाएगा, ठीक। देखो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? each year in September the full UN membership meet in General Assembly Hall in New York for annual General Assembly session and general debate which many head of the state attend and address। अब देखो जनरल असेंबली हर साल कब बैठता है यहाँ पे? तुमको सितंबर मंथ के महीने में हर साल बैठेगा। इस बार भी बैठा था। इस बार इंडिया को वहां पे रिप्रेजेंट किए थे हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर। उससे पहले लास्ट ईयर शायद 24 में मोदी जी किए थे एक बार, मुझे ध्यान है। और इस बार वो जो हमारे एस जयशंकर हैं वो कर रखे हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है? सितंबर मंथ में जो यूनाइटेड नेशन के जितने भी कंट्री हैं वो क्या हर साल तुम्हारा कहाँ पे ये सेशन होगा? जो न्यूयॉर्क है वहां पे ये जनरल असेंबली का सेशन होगा। वहां पे जितने भी वर्ल्ड के लीडर हैं या फिर जो उनके द्वारा रिप्रेजेंटेटिव अपने कंट्री के भेजे जाते हैं वहां पे डिबेट होगा। कोई भी टॉपिक रहेगा वहां पे क्या होता है? डिबेट होता है। सब कंट्री अपना अपना क्या रखता है? पक्ष रखता है। जैसे इस बार को जो तुम्हारा जनरल असेंबली हुआ था तो वहां पे जो पाकिस्तान का था वो आके वही ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम अटैक पे फालतू का बात बोल रहा था। फिर एस जयशंकर उधर से जाकर उसको सुना दिए, फिर उसका मुंह बंद हो गया। तो उसमें यही सब होता है। मतलब वर्ल्ड के जो लीडर हैं वो क्या करेंगे? जाएंगे अपने अपने कंट्री का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है किसी भी इंटरनेशनल मैटर पे उस पे रखते हैं। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे क्या है नेक्स्ट कि इसके जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो करंट प्रेसिडेंट है इनका क्या नाम है? अन्नालेना बेरबोक। ये कहाँ के हैं? जर्मनी के। तो अब कोई भी यूनाइटेड नेशन का प्रेसिडेंट है उसका टर्म कितने साल का रहता है? 1 ईयर। अब देखो 1 ईयर का क्यों है? क्यों? सितंबर में सेशन है तो उस सेशन को कौन हेड करेगा? इस बार के जो सितंबर में सेशन हुआ था उसको हेड ये किए थे, जो बेरबॉक है ये किए थे, ये जर्मनी के हैं। तो इनका टर्म 1 साल का है। क्यों? क्योंकि जब फिर से नेक्स्ट साल जो तुम्हारा जनरल असेंबली बैठने वाला है सितंबर में, यानी अब जो सितंबर 2026 में बैठेगा तो वहां पे उसके प्रेसिडेंट कोई और होंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है? जो जनरल असेंबली है इसका काम क्या है? मतलब ये क्या क्या काम करता है? तो पहला क्या है? डिस्कस इंटरनेशनल इशू। मैं बताया ही कि कोई भी मैटर रहता है जो इंटरनेशनली या फिर अपने अपने कंट्री वो क्या करेंगे? अपना जाकर वहां पे बात होगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा यहाँ पे रखेंगे। फिर दूसरा क्या है? अप्रूव यूएन बजट। तो जो यूनाइटेड नेशन एक पूरे साल आने वाले 1 साल में कैसे काम करेगी, कहाँ कहाँ पैसा लगाएगी, किस किस चीज में, कैसे किसी कंट्री को हमको मदद करना है फाइनेंशियली, तो वो सब कहां से अप्रूवल होगा? इसी जनरल असेंबली के सेशन से होगा। फिर नेक्स्ट क्या है? इलेक्ट नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं बताया सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल मेंबर है 15, 5 परमानेंट है वो हमेशा रहेंगे और 10 के क्या है? नॉन परमानेंट है। तो इनका इलेक्शन कौन करता है? यहाँ पे तुम्हारा जो तुम्हारा जनरल असेंबली है वही नॉन परमानेंट मेंबर का यहाँ पे क्या करता है? इलेक्शन करता है। ध्यान रखना है, ठीक है। जो सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर है उनका इलेक्शन कहां से होगा? जनरल असेंबली से होगा। फिर क्या है? अपॉइंट सेक्रेटरी जनरल ऑन सिक्योरिटी काउंसिल रिकमेंडेशन। अब जो तुम्हारा यूनाइटेड नेशन है उसका एक पोस्ट है किस चीज का? सेक्रेटरी जनरल का। तो इसको जो तुम्हारा जब सिक्योरिटी काउंसिल इसको तुमको रिकमेंड करेगा जनरल असेंबली को, तब ये लोग क्या करेगा? लोग यहाँ पे सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट करेगा लोग। अब देखो हमारा पहला अब हम लोग पढ़ लिए 6 मेन ऑर्गन था। पहला हमारा
हो गया। अब यहाँ पे क्या है नेक्स्ट हमारा सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी। अब इसमें क्या है, इसका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इसका जो मेन काम है वो क्या है, जो पूरे वर्ल्ड है उसमें हमको क्या लाना है, शांति लाना है, और जो भी कंट्री है उनको क्या देना है, हमको सुरक्षा देना है। फिर उसका देखो दूसरा क्या है, मतलब यूनाइटेड नेशन का काम ही यही है एज अ होल। पहले हम लोग पढ़े थे लोग, अब इसके जो मेन अलग अलग ऑर्गन है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे लोग। तो देखो इसका फिर नेक्स्ट क्या है, कंपोजिशन मैं बताया हूं, कितने टोटल मेंबर कितने 15, जिसमें परमानेंट मेंबर 5 है, तो इनको क्या हम लोग बोलते हैं लोग P5। जो 5 परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं लोग यहाँ पे P5। अब देखो वो 5 कंट्री कौन कौन यहाँ पे है, तो पहला क्या है USA यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फिर है यूके यूनाइटेड किंगडम, फिर क्या है फ्रांस, फिर रशिया, और आखिरी क्या है चाइना। अब देखो ये जो चाइना है, चाइना के जगह पे ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये सीट हमको ऑफर हुआ था। ये सीट जो चाइना को मिला हुआ है, ये सीट पहले किसको ऑफर हुआ था, जब ये यूएन बना और यूएनएससी का ये जो ऑर्गन बनाया गया, तो ये पहले सीट हमको ऑफर किया जा रहा था। पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर उस समय थे, जो जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो क्या किए, इस ऑफर को ठुकरा दिए और वो बोले कि नहीं, मैं चाइना मेरा दोस्त है, वो बहुत मतलब अच्छा है सब, ये सीट किसको मिल जाना चाहिए, चाइना को मिल जाना चाहिए। ये डिसीजन से हमको इतना घाटा होता है, अगर कोई भी हम लोग रिजोल्यूशन पास कराने जाते हैं लोग पाकिस्तान के खिलाफ में, तो चाइना अपने जो इसको वीटो पावर मिल रखा है उससे क्या करेगा, उस रिजोल्यूशन को ब्लॉक करवा देता है। मतलब एक टाइम पे जो चाइना, जो जवाहरलाल नेहरू सोचे थे कि हमारा माओ जेडोंग दोस्त है, वो अच्छे से हमारे साथ मिलकर काम करेगा, वो आगे चलकर उसी जो नेहरू का जो डिसीजन था वो हमारे लिए क्या होता है, गलत साबित होता है। अब देखो नेहरू का यहाँ पे अपना सोच था, मतलब अब नेहरू क्यों ऐसा किए, उनका एक ये भी कहना था कि एक तो चाइना अपना क्या है, दोस्त है, वो अपना बात मान लेगा। ये कब का बात चल रहा है, जब देश हमारा आजाद हुआ है, यानी 1947 का टाइम है। दूसरा क्या नाम यहाँ पे ये भी था कि उस समय देश हमारा नया नया आजाद हुआ था, यानी पहले हम लोग किसके अंडर में थे लोग, ब्रिटेन के अंडर में थे लोग, तो उससे हमको आजादी मिल रहा था, और हमारा जो देश बहुत ज्यादा गरीब था, हम लोग बहुत ज्यादा क्या थे, पीछे थे। एक टाइम पे हम लोग क्या थे, सोने की चिड़िया थे लोग। पर जब जो ब्रिटेन हमको छोड़कर गया, तो हमारा जो कंडीशन था क्या हो गया, बहुत ज्यादा खराब हो गया था, हमारे पास पैसा नहीं था। अब यूनाइटेड नेशन यूएनएससी का मेंबर बनना आसान काम नहीं है, जो इसका मेंबर बनेगा उसको फंड भी करता है। यानी अगर यूनाइटेड नेशन का जो जितना भी पैसा आता है, यूएन तो खुद एक कोई कंट्री नहीं है कि वो पैसा कहीं से कमा लेगा, कुछ बिजनेस तो वो करता नहीं है, तो यूनाइटेड नेशन को भी तो काम करने के लिए पैसा चाहिए ना, तो पैसा कहां से आएगा, जो इसके मेंबर कंट्री है वो क्या करेंगे, पैसा कुछ शेयर में देंगे। तो अब यहाँ पे दिक्कत ये था कि जो यूएनएससी को जो सीट जिसको मिलने वाला था, वो उस कंट्री का पैसा देने का शेयर एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज क्या था, ज्यादा था। यानी अगर इंडिया जो तुम्हारा यूएनएससी का पार्ट बन जाता, वो एक जो उसको सीट ऑफर हुआ था, अगर वो एक्सेप्ट कर लेता, तो इंडिया को क्या करना पड़ता, यहाँ पे पैसा देना पड़ता, फंडिंग करना पड़ता। तो इंडिया उस समय क्या हुआ था, नया नया आजाद हुआ था। तो अगर मान लो हमारे पास खुद पहले से पैसा नहीं है, अब हम दूसरे एक ऑर्गेनाइजेशन को कहां से पैसा दे, एक ये भी सोचता। पर ये भी लोग बोलता है कि अगर नेहरू मैनेज करना चाहते तो ये चीज हो जाता, क्योंकि मेन वो तो पैसा का दिक्कत बाद में आता है, मेन पहले रीजन ये था जो बोला गया था नेहरू के द्वारा, नहीं चाइना, मतलब हम रखे या चाइना रखे, बात बराबर ही है, हम लोग दोनों सेम है लोग। उसके बाद एक उनका कहानी ये भी है जो कि बहुत लोगों को पता नहीं रहता है, तो मैं ये भी बता दिया हूं। नहीं, ये पैसा का दिक्कत कि हमारा देश अभी अभी आजाद हो रखा है, हमारे पास पैसा नहीं है, अगर हम लोग इसके मेंबर बन जाएंगे तो हमको क्या करना है, इनको फंडिंग देना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाला बात यह है कि जो यूनाइटेड नेशन का सबसे ज्यादा फंडिंग कहीं से जाता है, वो कहां से जाता है, यूएसए से जाता है। सबसे ज्यादा जो यूएन को कोई पैसा देता है वो कौन देता है, यूएसए देता है। अभी के टाइम पर मैं लेटेस्ट बता दे रहा हूं, यूएस क्या कर रहा है, बहुत सारे यूनाइटेड नेशन का जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे क्या कर रहा है, अपने आप को एग्जिट कर रहा है। अभी वर्ल्ड बैंक से जब ट्रंप पिछले बार भी आ रखा था, क्या किया था, उसे एग्जिट कर लिया था। फिर जब जो बाइडेन यूएस के प्रेसिडेंट बनते हैं, वो फिर इसके मेंबर बन जाते हैं। फिर अब ट्रंप इसी फरवरी या फिर नवंबर 2026 में क्या करने वाला है, वर्ल्ड बैंक से वो बोल चुका है कि मैं क्या करूंगा, वर्ल्ड बैंक से अब मैं बाहर आ जाऊंगा। उसके अलावा यूएन का और बॉडी है जैसे यूएनडीपी, उससे भी बोला है कि मैं उसमें ही पैसा नहीं देने वाला हूं। उसका ये कहना है कि पैसा मैं दे रहा हूं, मेरे दोस्त, मेरे कंट्री का पैसा मैं किसी और को क्यों दूं, मेरे कंट्री का पैसा किसी और कंट्री में जा रहा है, उससे मेरा क्या फायदा हो रहा है, इस संकी का काम है। तो इसको ये नहीं समझ आ रहा है, सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन कहां हुआ था, इन्हीं यूरोप में हुआ था, इसलिए तो ये ज्यादा एडवांस है। अब मान लो तुम लोग सबसे पहले सब कुछ एमिशन करके, जो तुम्हारा कोल ये सब का यूज करके तुम लोग अब डेवलप बन गया है, और जो मान लो अगर कोई गरीब है तो उसके पास तो सस्टेनेबल चीज का एनर्जी खरीदने के उसके पास पैसा नहीं है, तो उसको पैसा कौन देगा उसको डेवलप बनने के लिए,
इन्हीं लोग का तो दायित्व बनता है। क्यों? क्योंकि तुम लोग आज से 2-3 साल पहले जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, तुम लोग कोल का यूज करके तुम लोग अपने आप को डेवलप कर लेता है, और अब तुम लोग ज्ञान देगा कि हम लोग को सस्टेनेबल यूज पे के तरफ चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे हमारे इन्वायरमेंट को घाटा है। तो घाटा है तो पैसा कौन देगा? मैं तो गरीब हूं, तो मेरे को तो पैसा कहीं से मिलना चाहिए ना। तो अगर तुम अमीर बन चुका है तो पैसा देने का काम किसका है? तुम लोग का है। तो सेम यही ये बहुत सनकी आदमी ये बोलता है कि मैं क्यों पैसा दूंगा, इसका कहना ऐसा रहता है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है कि नॉन परमानेंट मेंबर। तो नॉन परमानेंट मेंबर कितने हैं? टोटल 10 है। इनका टेन्योर कितना रहता है? 2 साल के लिए। यानी हर 2 साल में क्या जो तुम्हारे इनका टेन्योर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाला बात ये भी है कि कंट्री ऐसे इलेक्ट होते हैं, जैसे इस बार के सेशन में 5 इलेक्ट हुए, नेक्स्ट वाले में 5 इलेक्ट होंगे। मतलब रिटायर एक साथ 10 के 10 कंट्री नहीं करते हैं, एक 5 कंट्री पहले करेगा। एक साल पहले मान लो ये यूएन शुरू हुआ, देखो मैं समझा रहा हूं कैसे। तो 45 में शुरू हुआ तो 5 परमानेंट मेंबर इसके बन गए, ठीक। अब बचा क्या? 10। तो अब यहां पे क्या किया जा रहा है? 45 में पहले यूएनएससी में कितने कंट्री को ऐड किया जा रहा है? 5 ही। और 46 में और 5 को किया जा रहा है। अब यहां से ये क्या हो जाएगा? पैटर्न शुरू हो जाएगा। क्यों? जो 45 में इलेक्ट हो रखा है उसका टेन्योर का खत्म होगा 47 में, और जो आगे के कंट्री 46 में जो इलेक्ट हुए थे उनका टेन्योर का खत्म होगा 48 में। यानी हर साल 5-5 कंट्री क्या करते हैं? अपने मेंबरशिप को यहां पे लूज करते हैं लोग। समझ आया कैसे होता है ये? अब यहाँ पे बताया हुआ कि इंडिया जो यूएनएससी का है नॉन परमानेंट मेंबर का, उसका कितने बार पार्ट बना है। तो देखो, इंडिया हैज बीन इलेक्टेड एज द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 8 टाइम्स। कितने बार इंडिया मेंबर बना है यूएनएससी का? 8 बार। और जो सबसे लेटेस्ट हमारा टर्म था कब से कब का था? 2021-2022 का। ये लेटेस्ट हमारा कब है? 2021 और 2022। और हमारा पहला टर्म कौन सा है? 1950 और 1951, 1951 और 50 और 51। याद रखना है कि हम लोग टोटल कितने बार यूएन जो नॉन परमानेंट मेंबर के सीट होता है उसमें हम लोग इलेक्ट हुए हैं, तो वो कितना है? 8। पहले बार हम लोग कब हुए थे? 50 और 51। लास्ट हमारा कौन सा है? लेटेस्ट 2021 और 2022। अब देखो यहाँ पे क्या है? वीटो पावर। तो वीटो पावर एक ऐसा पावर है कि वो क्या, ये किसको मिलेगा? परमानेंट मेंबर है तो ये क्या करेंगे? कैन ब्लॉक अ सब्सटेंटिव रिजोल्यूशन। कोई भी अगर मान लो किसी भी टाइप का रिजोल्यूशन यूएनएससी से जा रहा है, इन 5 के पास पावर है। अगर मान लो 4 वो जो 4 हैं यहाँ पे, जो P5 में से 4 हैं, अगर वो इसके फेवर में भी वोट देंगे पर एक आदमी भी ब्लॉक कर देगा तो क्या हो जाएगा? वो रिजोल्यूशन वहीं पे गिर जाएगा। तुम इससे भी इस चीज को समझो, यूएनएससी के कितने मेंबर है टोटल? परमानेंट नॉन परमानेंट मिलाकर 15। अगर 14 लोग, 4 परमानेंट और 10 के 10 तुम्हारे नॉन परमानेंट है, वो इसके फेवर में वोट देंगे। पर अगर एक भी कोई अगर परमानेंट मेंबर तुमको इसमें अगेंस्ट में वोट कर दिया, फिर भी क्या हो जाएगा? वो रिजोल्यूशन वहां पे क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। ये ऐसा इनॉर्मस पावर क्या है? इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? लोग वीटो पावर। यही चीज सब इंडिया को ऑफर हुआ था, तो नेहरू जी क्या किए? चाइना को ये सब दे दिए। अब देखो यहाँ पे यूएनएससी का मेन काम क्या है? इंपोज सैंक्शन। तो सैंक्शन क्या? अगर मान लो कोई कंट्री सही से नहीं चल रहा है तो उस पे ऊपर क्या कर दिया जाएगा? यूएनएससी के द्वारा यहाँ पे सैंक्शन लगा दिया जाएगा। जैसे अभी पे लेकर आया गया तो तुमको यूएनएससी में इसराइल के खिलाफ सैंक्शन लगाने के लिए, तो वो क्या हुआ? वो ब्लॉक हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पे अमेरिका उसके अगेंस्ट में अपना वीटो पावर था, वो क्या कर दिया? यूज कर दिया। अगर मान लो अगर सैंक्शन इसराइल पे लग जाता तो इसराइल किसी भी कंट्री के साथ क्या होता? ट्रेड नहीं कर पाता। अब देखो वहां पे नेक्स्ट क्या है? ऑथराइज यूज ऑफ फोर्स। यूएनएससी पावर देता है किसी भी कंट्री में इंस्टेबिलिटी है या फिर वहां पे सिविल वॉर हो रहा है, तो जो पीस कीपिंग है, यूनाइटेड नेशन का एक और मेन अंग है, उसका क्या नाम है? हम लोग आगे पढ़ेंगे लोग, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स। पीस कीपिंग नाम ही से पता चल रहा है किस उसका क्या काम है? शांति जाकर उस रीजन में फैलाने का। अब पीस कीपिंग फोर्स के मेंबर जो भी उसके जो आर्मी पर्सनल होते हैं वो कहां से होते हैं? जितने भी यूनाइटेड नेशन के कंट्री के जो आर्मी के लोग हैं या फिर जो वहाँ के मिलिट्री के लोग हैं, क्या होंगे? उसके मेंबर होंगे, उस कंट्री के द्वारा भेजे जाएंगे। इंडिया भी बहुत सारे लार्ज नंबर में क्या करता है? यहाँ के अपने सोल्जर को उसमें भेजता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? एस्टेब्लिशिंग पीस कीपिंग मिशन। वही बता रखा है कि इनका काम क्या है कि अगर कहीं पे लड़ाई हो रहा है वहां पे क्या किया जाए? पीस कीपिंग मिशन को हमको भेज के वहां पे उसको शांत करना है। देखो अभी लेटेस्ट जो साउथ सुडान बना था, साउथ सुडान कंट्री जो हम लोग पढ़े कि 2011 में यूएन का जो लेटेस्ट मेंबर है, वो तुम्हारा उसका वो इंडिपेंडेंस किससे मिला था? उसको सुडान एक कंट्री है अफ्रीका रीजन में, उसको किससे इंडिपेंडेंस मिला था? वो जो तुम सुडान है, सुडान कंट्री है उससे। अब देखो उन दोनों में लड़ाई किस चीज का था? सुडान जो कंट्री है वहां पे 2 रिलीजन के लोग सबसे ज्यादा थे, एक जो तुम्हारे मुस्लिम और एक दूसरे क्रिश्चियनिटी के जो थे वो थे। तो यहाँ पे जो तुम्हारे
मुस्लिम है वो क्या यहाँ पे जो क्रिश्चियन लोग थे उनके साथ क्या यहाँ पे हो रहा है, मतलब उनके साथ क्या अत्याचार उनके साथ करते थे, भेदभाव करते थे। जो क्रिश्चियन लोग थे वो क्या वहाँ पे एक दूसरे से क्या करने लगे, अब हिंदू जो मुस्लिम है और जो क्रिश्चियन है वो एक दूसरे से यहाँ पे क्या करने लगेंगे, लड़ने लगेंगे। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सिविल वार हो जाएगा। तो यूएन क्या करेगा, अपना पीस कीपिंग फोर्स भेजेगा वहां पे। अभी डिप्लॉय किया गया था, अभी भी वहां पे डिप्लॉय है। क्योंकि अलग कंट्री तो बन गया है, पर अब साउथ सुडान वाले अपने में लड़ रहे हैं और सुडान वाले अपने में लड़ रहे हैं। पहले रिलीजन के बेसिस पे लड़ा सब, और अब अपने ही बेसिस पे लड़ रहा है सब। क्यों? क्योंकि अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वहां पे बहुत सारे मतलब ट्राइब के बेसिस पे भी वहां पे लोग रहते हैं, मतलब एक रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, पर उनका उसमें भी एक अलग से अपना जो मानने वाले हैं वो अलग से बिलीव वाले उसमें लोग हैं। तो उस चीज को करने के लिए अभी सुडान में क्या है, पीस कीपिंग फोर्स अभी भी वहां पे बहुत सारे अफ्रीका नेशन के, जैसे एक कंट्री है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और एक कंट्री है कॉन्गो, उससे निकला था डीआरसी से निकला कॉन्गो। तो वहां पे भी सेम अभी पीस कीपिंग फोर्स इंप्लीमेंट वहां पे है। रवांडा एक कंट्री है, वहां पे भी सेम पीस कीपिंग फोर्स है। यूनाइटेड नेशन का जो बेसिकली पीस कीपिंग फोर्स है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हमको सबसे ज्यादा डिप्लॉयड देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा सिविल वॉर है, या फिर वहां पे दिखेगा, नहीं तो जो कुछ मिडिल ईस्ट के कंट्री हो गए वहां पे ये दिखेगा। जैसे एक टाइम पे तुमको सीरिया था, सीरिया में ये बहुत ज्यादा था। जब सीरिया का जो उस समय जो हेड थे बसद अल असर, वो वहाँ के प्रेसिडेंट थे। अब तो उनको हटा दिया गया है, तो अब तो जो मिलिटेंट थे वहीं उस पर कब्जा कर लिया है और यूएस उसको रिकॉग्नाइज कर लिया है। एक टाइम पे उसको यूएस आतंकवादी घोषित करके रखा था, और आज उसी आतंकवादी के साथ डोनाल्ड ट्रंप फोटो खिंचवाता है। देखो तीसरा दो हम लोग पढ़ लिए। पहला हम लोग क्या पढ़े, जनरल असेंबली, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े लोग, सिक्योरिटी काउंसिल। अब हमारा तीसरा क्या है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यानी इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तब देखो यहाँ पे इकोसॉक का बहुत मजेदार कहानी है। उससे पहले तुम लोग एक चीज तुम लोग देख लो, मैं बोल रहा हूँ ये चीज तुम लोग लिख लो कि जो ये यूएन के जो 10 अभी जो करंट नॉन परमानेंट मेंबर कंट्री है उनका नाम लिख लो सब एक बार। अब देखो तो डेनमार्क, मैं लिख दूं क्या यहां पे, या मैं बोल दूं, मैं लिख दे रहा हूं। पहला है डेनमार्क, दूसरा क्या है, ग्रीस, तीसरा कौन सा है, अभी इसका मेंबर बना है हमारा जो दुश्मन है, पाकिस्तान, चौथा पनामा, अब देखो पांचवा कौन कंट्री है यहां पे, सोमालिया, फिर नेक्स्ट कौन है, बहरीन, सेवन है कोलंबिया, 8 है डीआरसी यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, नाइन्थ है लतीविया, और लास्ट जो हमारा कंट्री इसका जो मेंबर है वो है लिबेरिया। अब देखो यहां पे ध्यान देने वाला क्या बात है कि इनका मेंबरशिप, ये जो पहले के 5 कंट्री है, जैसे कि मैं बताया था कि वो एक एक करके रोटेशन बेसिस पे क्या होगा, इनका खत्म होगा। तो ये जो 5 पहले के कंट्री है यानी डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया, इनका जो मेंबरशिप है यूएनएससी के कब खत्म होगा 2026 में। और फिर इनके जगह कोई और 5 जो इलेक्ट होंगे उनका फिर कब तक रहेगा, 2028 तक। और ये जो और कंट्री हैं, ये तुम्हारे ये 5, इनका मेंबरशिप कब तक है यहाँ पे, 2027 में। तब ये जो 5 रिटायर होंगे तो इनके जगह दो, मतलब जो 5 और आएंगे तो उनका मेंबरशिप कब रहेगा, 2029 तक। समझ आया, हो गया।
आगे बढ़े, लिख लो सब जल्दी से। हाँ, तो हम लोग दो पढ़ लिए हैं, अब हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं लोग, जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है यानी इकोसॉक, उसके बारे में। तो इसमें क्या है, इसका देखो काम क्या है, कोऑर्डिनेट्स इकोनॉमिक सोशल एंड ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज, यानी जो यूनाइटेड नेशन का एज अ होल काम था, जो हम लोग उसके चार्टर का तीसरा या चौथा पॉइंट पढ़े थे लोग, वो क्या था, यही था कि कॉर्पोरेशन किसके बीच में होना चाहिए, इकोनॉमिक सोशल और ह्यूमैनिटेरियन। तो यहाँ पे क्या है, इसी काम को फंक्शन करने के लिए अलग से स्पेशलाइज ऑर्गन उसका है, इसका क्या नाम है, इकोसॉक। तब यहाँ पे देखो इसके मेंबर कितने हैं, सिर्फ 54। जो तुम्हारा जनरल असेंबली था उसके मेंबर कितने थे, 193 सभी कंट्री। जो तुम्हारा सिक्योरिटी काउंसिल है उसका मेंबर कितने थे, 15, 10 परमानेंट और 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट, ठीक है। अब इसी तरह इसमें कितने, इकोसॉक में कितने मेंबर स्टेट हैं, यहाँ पे ओनली 54। किसके द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे, जनरल असेंबली के द्वारा। देखो जो तुम्हारा यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल का भी जो तुम्हारे 10 नॉन परमानेंट मेंबर है उसको भी इलेक्ट कौन कर रहा है, जनरल असेंबली कर रहा है। यहाँ पे भी जो तुम्हारा इकोसॉक है उसके भी 54 मेंबर कंट्री को इलेक्ट कौन कर रहा है, यहाँ पे तुमको वो भी कौन कर रहा है, जनरल असेंबली कर रहा है। समझ आ रहा है, सब मेन काम किसका है, जनरल असेंबली का है। वो जनरल असेंबली हर साल एनुअली कब बैठती है, सितंबर मंथ में। अब देखो यहाँ पे जो 54 कंट्रीज हैं तो इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे रहेगा वर्ल्ड से, तो वो बताया हुआ है कि ऐसे ये क्या होते हैं, इनका ऐसे रिप्रेजेंटेशन है। तो देखो जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से कितने कंट्री टोटल इसके मेंबर होंगे, 14। और फिर एशिया पैसिफिक यानी जो तुम्हारा पूरा एशिया, और जो पैसिफिक रीजन हो गया यानी जो जापान चाइना साइड से जो उधर समुद्र पड़ता है वो क्या है, पैसिफिक रीजन है। उस इन सब रीजन से मिलाकर कितने होंगे यहाँ पे, 11। और जो तुम्हारा ईस्टर्न यूरोप स्टेट, यानी अब देखो ईस्टर्न यूरोप यानी जो तुम्हारा रसिया साइड में जो तुम्हारा पड़ता है यूरोप, यानी यूरोप के आधा इधर, वो उधर से कितने यहाँ पे इलेक्ट होंगे, 6। तो ईस्टर्न यूरोप में देखो, मैथ समझने के लिए मैं सिंपली बता दे रहा हूँ कौन आएंगे। जो यूक्रेन हो गया जहां पे अभी लड़ाई हो रहा है, वो किस रीजन में आता है, ईस्टर्न यूरोप रीजन में आता है। अब फिर यहाँ पे क्या है, लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन स्टेट। अब देखो लैटिन अमेरिका कौन सा रीजन हो गया, जो तुम्हारा ये तो नॉर्थ और साउथ अमेरिका दोनों, और साथ में जो कैरेबियन स्टेट है यानी उस साउथ अमेरिका के नीचे जो तुम्हारा वो समुद्र है, वो कैरेबियन स्टेट उनको बोला जाता है। जैसे अगर तुम लोग नाम क्रिकेट कोई देखता है तो एक टीम को जानता होगा, वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज जो टीम है वो इन्हीं कैरेबियन कंट्री से मिलकर बनी हुई है, वो एक कोई अलग सा देश नहीं है वेस्ट इंडीज। वो क्या है, अलग अलग जो कैरेबियन रीजन है उस रीजन की जो अलग अलग कंट्री हो, क्या एक साथ मिलकर एक टीम बनाए हुए हैं लोग क्रिकेट में। जो उस टीम का नाम है क्या है, वेस्ट इंडीज। इसमें कुछ तुम लोग नाम सुना होगा, जैसे त्रिनाड एंड टोबागो, उसके बाद हो गया जमाइका, फिर हो गया उसके बाद तुमको हो गया गुयाना, उसके बाद हो गया संत किट्स एंड नेविट्स फैटरॉइड्स। ये सब क्या है, उस रीजन के कुछ कंट्री का नाम है। तो इस रीजन से कितने कंट्री मेंबर होंगे, टोटल 10। और आखिरी में क्या बचा तुम्हारा, वेस्टर्न यूरोप या फिर अदर स्टेट। अब अदर स्टेट कौन यहाँ पे बच रहा है, एक ऑस्ट्रेलिया का रीजन और एक तुम्हारा न्यूजीलैंड। दोनों क्या है, ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है उस पर क्या है, वो अलग से एक पूरा देश है, और साथ में उसके बगल में क्या है, पूरा न्यूजीलैंड अलग कंट्री है। तो वो दो उधर हो गए। और जो तुम्हारा वेस्टर्न यूरोप हो गया, यानी जो तुम्हारा जो जितने भी डेवलप यूरोप का कंट्री हो गए, यूके, फ्रांस, जो स्पेनिश, पोर्तुगल, ये सब कहाँ, ये सब किस रीजन के हैं, इस रीजन के हैं। तो इस रीजन से कितने इलेक्ट होंगे, टोटल 13। तो ऐसे करके टोटल कितने मेंबर, जो तुम्हारे इकोसॉक के मेंबर कितने हैं, टोटल 14। याद रखना है, ये कॉम्पोजिशन याद रखने वाला नहीं है कि किस रीजन से कितने होंगे, पर इसमें याद रखने वाला क्या है, टोटल कितने मेंबर होते हैं इसके, 54। करंट प्रेसिडेंट इनके कौन है, बॉब रे। इसके करंट प्रेसिडेंट का नाम है बॉब रे। अब देखो इसका फंक्शन क्या है, तो देखो फंक्शन तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि क्या है, कोई भी बेसिकली समझ जाएगा। तो क्या है, प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जितने भी वर्ल्ड में कंट्रीज है वहां पे क्या करना है हमको, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाना है। उसके बाद क्या है, इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी जो उस रीजन के जितने भी लोग हैं उनका जो रहने का तरीका है, रहन सहन का, उसको हम लोग क्या करना है, उसको इंप्रूव करना है। फिर नेक्स्ट काम क्या है, कोऑर्डिनेट वर्क ऑफ स्पेशलाइज्ड एजेंसी। अब देखो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, यूनाइटेड नेशन का स्पेशल एजेंसी। हम लोग यूनाइटेड नेशन में हम लोग क्या पढ़े, 6 क्या है उसके मेन ऑर्गन है,
6 क्या है उसके जो मेन ऑर्गन है, पर उसके कुछ स्पेशलाइज एजेंसी है, टोटल कितने हैं वो 15, कितने 15। तो उन 15 के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं लोग, आगे दिया होगा उनका नाम, मैं ऐड तो किया था, नहीं हुआ है। हाँ ये देखो, जो यहाँ पे यूएन का जो स्पेशलाइज एजेंसी है टोटल कितने 15 है। पहला क्या है हमारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, ये सब याद रखने वाला, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं लोग। ये जितने स्पेशलाइज एजेंसी हैं, ये इनका काम क्या है, ये कब बनाए, ये सब, क्योंकि इससे इन सब से ही क्वेश्चन बनता है हमारा। तो देखो दूसरा क्या है हमारा इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। सिविल एविएशन यानी पता चल रहा है जो तुम्हारा फ्लाइट ये सब उड़ता है उससे रिलेटेड कोई भी लॉ बनाने का काम किसका है, इसका है। तीसरा क्या है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, नाम से ही समझ आ रहा है। फिर है इंटरनेशनल मार्टाइम ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो समुद्र का पूरा देखभाल करने का काम किसका रहेगा, इसका रहेगा। उसके बाद क्या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, जो भी कंट्री अगर ब्लैकआउट हो जाती है, पैसा नहीं उसके पास बचता है, पैसा उसको कौन देगा, ये देगा। फिर क्या इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, नाम से ही पता चल रहा है। फिर 7th है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को के अंडर में इंडिया से बहुत सारे जो मोन्यूमेंट्स है, साइट्स हैं, उसके क्या है, उसके पार्ट है, वो क्या किया है यूनेस्को, उसको रिकॉग्नाइज कर रखा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं लोग, यूनेस्को साइट्स। उसके बाद क्या यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन UNIDO। फिर है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UN टूरिज्म। फिर है 10th नंबर पे यूनिवर्सल पोर्टल यूनियन। फिर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमारे लिए। इसी से डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है कि मैं इस साल इसका मेंबरशिप छोड़वा दूंगा, क्योंकि उसको पैसा हम सबसे ज्यादा देते हैं, हम क्यों किसी और कंट्री को पैसा दें। अब अगर US अगर इससे फिर दोबारा हट जाता है, तो जो तुम्हारा ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का रीजन है, वहां पे और ज्यादा जो लोग को US के पैसे के कारण मदद हो पाता था। अब मान लो WHO के पास पैसा ही नहीं बचेगा, तो किसी को सपोर्ट कैसे करेगा, किसी कंट्री को। फिर क्या है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO। उसके बाद क्या है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, मौसम का ये सब काम किसका, ये इसको है। फिर नेक्स्ट क्या है वर्ल्ड बैंक ग्रुप, अब इसके अंडर में ये IBRD IDIA IFC MIG, इसके बारे में हम लोग अच्छे से इंक्लूड पढ़ने वाले हैं लोग। और लास्ट हमारा क्या है इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो यहाँ पे जो तुम्हारा इकोसॉक बना हुआ है, इकोसॉक का आखिरी काम क्या था, जो तुम्हारा UN का स्पेशलाइज एजेंसी है उनके बीच में क्या करना है, कोऑर्डिनेशन हमको रखना है। तो वो उन 15 के बारे में, तो उसके बारे में हम लोग कब पढ़ने वाले हैं लोग, अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, जो पहले हम लोग पढ़े जनरल असेंबली। देखो मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि तुम लोग को भी ये चीज याद हो जाए। जनरल असेंबली पढ़े, उसके मेंबर कितने हैं 193। उसके बाद हम लोग पढ़े यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC, उसके कितने मेंबर थे 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट, यानी टोटल 15। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े इकोसॉक यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, उसमें कितने टोटल मेंबर थे 54। और देखो उसके बाद हम लोग अब चौथा पढ़ने वाले हैं लोग क्या, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी ICJ। अब देखो ये जो तुम्हारा ICJ है यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड नेशन जब बना उसी टाइम पे ये बना, इससे पहले से वो काम करता था। हम लोग पढ़े थे स्टार्टिंग में UN से बनने से पहले कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था हमारा, लीग ऑफ नेशन। तो लीग ऑफ नेशन ही एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसका नाम था परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। तो ये पहले इस नाम से काम करता था। जब लीग ऑफ नेशन को डिसॉल्व कर दिया जाता है तो क्या किया जाएगा, इसका जो ये लीग ऑफ नेशन का ये जो पार्ट है, इसको जो तुम्हारी यूनाइटेड नेशन है क्या करेगी, अपने आप में अपना लेगी, और आगे चलकर ये क्या बन जाएगा, इसका नाम चेंज कर दिया जाएगा। अब इसका न्यू नाम होगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। देखो यहाँ पे क्या है, इट इज द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन जून 1945 बाय द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड बिगेन वर्किंग अप्रैल 1946। देखो काम पहले से कर रहा है, बस इसका नाम चेंज कर दिया गया UN के अंडर में आके। कब इसको एस्टैब्लिश किया जा रहा है, जून 1945 में। काम करना कब से शुरू कर देगा ये, अप्रैल 1946 से। अब देखो इसको क्या बोला जा रहा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज द सक्सेसर ऑफ परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस यानी PCIJ विच वाज एस्टैब्लिश्ड बाय लीग ऑफ नेशन इन 1920। यानी जब ये पहले असली में जब पहली बार बना था तो ये कब बना है 1920 में। उसका नाम क्या है, ये PCIJ। अब इसका हेडक्वार्टर यहाँ पे मेंशन नहीं है शायद, हाँ नहीं है। तो देखो इसका हेडक्वार्टर क्या है यहाँ पे, हेग नीदरलैंड। कहाँ पे ये, याद रखने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसका जो तुम्हारा ये हेडक्वार्टर कहाँ पे है, यानी कहाँ पे लोकेटेड है, तो हेग नीदरलैंड। अब नेक्स्ट क्या है, देखो अब यहाँ पे कुछ ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हमारे भी इंडियन कुछ यहाँ पे रहे हैं जज।
अब इंटरनेशनल कोर्ट है तो वहां पे जज भी तो होंगे ही, तो हमारे तरफ से जो पहले जज थे उनका क्या नाम है, BN राव। BN राव वाज द फर्स्ट इंडियन जज एट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इनके अलावा और कोई और जो जज इसके अभी तक रह चुके हैं इसके अंडर में तो कौन है, पहले BN राव है, फिर RS पाठक, फिर है दलबीर भंडारी और आखिरी कौन है, नागेंद्र सिंह अभी तक। अब इसमें क्या है, प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ UN। अब यूनाइटेड नेशन का क्या है, जो जुडिशियल बॉडी है उसका मेन तो यही है, ICJ है। अब इसका लोकेशन हेग नीदरलैंड। अब देखो इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज कितना टोटल रहते हैं, 15। सुप्रीम कोर्ट है उसमें कितने हैं, 32 + 1 CJI मिलाकर यानी 33। तो इसके टोटल कितने जज, कितने, 15। अब इनका टर्म कितने का है, ध्यान दे सब, कितने साल के लिए इलेक्ट होते हैं ये, 9 ईयर्स, यानी 9 ईयर्स से ज्यादा ये लोग नहीं रह सकते हैं लोग। उसके बाद इनका देखो फंक्शन क्या है, सेटल लीगल डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट। पहला इसका काम क्या है, दो कंट्री अगर आपस में किसी भी चीज पे लड़ रही है वो कहां जाएगी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। अगर मान लो इंडिया पाकिस्तान का भी कोई लीगल डिस्प्यूट होगा, हम लोग कहां जाएंगे, वहां पे जाएंगे। भले इसका बात कोई नहीं मानता है वो अलग बात है, ये इसका बहुत सारा डिसीजन है चाइना को लेकर, जो तुम्हारा पैसिफिक ओशियन का रीजन था, चाइना क्लेम कर रहा है कि अलग अलग वहां पे पैसिफिक ओशियन रीजन में आइलैंड है वो हमारे हैं, पर इन रियलिटी वो जो उस रीजन के जो कंट्री हो गए, इंडोनेशिया, मलेशिया, वो सब उनके हैं, पर क्लेम कौन कर रहा है, चाइना कर रहा है। तो इसमें 2015 में ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अपना वहां पे जजमेंट सुनाया था, जिसमें चाइना को बोला था नहीं तुम्हारा कोई राइट नहीं है, फिर भी चाइना उस ऑर्डर को नहीं माना। अब देखो वही क्या है, गिव एडवाइजरी ओपिनियन, क्या है, एडवाइजरी ओपिनियन दे रहा है यहाँ पे। अब आगे क्या है, ओनली स्टेट कैन बी पार्टीज नॉट इंडिविजुअल, यानी कोई जो हमारा यहाँ पे कोर्ट है, यहाँ पे हम लोग क्या इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जाके हम लोग केस कर सकते हैं लोग, पर यहाँ पे पार्टी कौन बनेगा, केस एक कोई देश ही क्या कर पाएगा, दूसरे देश पे केस कर पाएगा। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा कौन सा है, हम लोग अभी तक कितने पढ़े, 4, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और उसके बाद हम लोग पढ़े इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं 5th, यानी ये क्या है, सेक्रेटरीट। अब ये क्या है, इसका काम क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन। अब देखो सेक्रेटरीट का क्या काम है, जो भी यूनाइटेड नेशन का जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है उसका देखभाल करने का काम किसका है, यहाँ पे जो तुम्हारा सेक्रेटरीट है उसका है। उसके बाद इसका देखो हेड कौन है, इसी का हेड रहता है जनरल सेक्रेटरी। जो हम लोग ऊपर पढ़े थे लोग कि जो तुम्हारा जनरल असेंबली होता है वो क्या करता है, सेक्रेटरी जनरल का अपॉइंटमेंट करता है। तो ये वो किस चीज का हेड रहता है, यही सेक्रेटरीट का हेड कौन रहता है, वो ये आदमी रहता है। इसके जो करंट सेक्रेटरी जनरल हैं, क्या इनका क्या नाम है, एंटोनियो गुतेरेस। ये कब से हैं, सिंस 1 जनवरी 2017। अब इनसे लेकर कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज है वो ध्यान रखो सब तुम लोग यहाँ पे, कि जो एंटोनियो गुतेरेस है ये क्या है, इनको इजराइल एक टर्म एक तुम लोग सुना होगा लास्ट ईयर, पर्सोना नॉन ग्राटा, यानी दिस पर्सन इज नॉट एग्जिस्ट फॉर मी। अगर ये आदमी मेरे देश में आ जाएगा मैं इसको गिरफ्तार कर लूंगा, अगर वो ऐसे कोई किसी को वो कर देता है, पर्सोना नॉन ग्राटा किसी को बोल देता है। ऑपरेशन सिंदूर में भी जो पाकिस्तान के जो यहाँ पे हाई कमीशन में जो काम करने वाले पाकिस्तानी होते हैं, पाकिस्तानी ऑफिशियल, इंडिया उनको क्या घोषित कर देता है, पर्सोना नॉन ग्राटा। उनको 2 दिन का टाइम दिया जाता है कि देश छोड़ो, नहीं तो क्या करो, हम क्या करेंगे, तुमको पकड़ के हम लोग जेल में डाल देंगे, यानी तुम मेरे लिए इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब देखो यहाँ पे जनरली टर्म कितना रहता है, 5 ईयर का, पर यहाँ पे खुद देखो, अगर मान लो ये आदमी 2017 में बना है तो इसका टर्म तो अभी तक खत्म हो जाना चाहिए, पर इसको क्या मिला है, यहाँ पे एक्सटेंशन मिला है। ऐसा मतलब बोलते हैं कि इसका अभी जो लड़ाई था उसमें काफी बायस्ड पोजीशन था फिलिस्तीन को लेकर, मतलब इसलिए इसराइल इससे मतलब गुस्सा होकर इसको क्या घोषित कर दिया था पर्सोना नॉन ग्राटा। अब देखो इसका फंक्शन क्या है, इंप्लीमेंट डिसीजन ऑफ यूनाइटेड नेशन, यानी यूनाइटेड नेशन कोई डिसीजन लेगी उसका इंप्लीमेंट करवाने का काम किसका है, इसका है, होता है नहीं होता। उसके बाद क्या है, प्रिपेयर रिपोर्ट। अब देखो यूएन बहुत सारी रिपोर्ट निकालती है, वो उस सब रिपोर्ट का तैयार करने में किसका मेन हाथ है, यही सेक्रेटरीट जो है उसका फंक्शन है, इसका हाथ है। उसके बाद क्या है, मीडिएशन इन कॉन्फ्लिक्ट। मान लो मीडिएशन कौन करवाएगा, ये करवाएगा, पर अगर केस हो रहा है वो किसके अंडर में जा रहा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बीच में जा रहा है। अब देखो अगर मान लो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया लड़ ली है, तो अगर उनके बीच में मीडिएशन करवाने का कोई काम आएगा तो कौन करेगा, यहाँ पे जो यूएन का जो ये 5वां ऑर्गन है उसका क्या नाम है, सेक्रेटरीट, ये करने वाला है। अब अभी हम लोग 5 पढ़ लिए, अब हमारा क्या है लास्ट, ट्रस्टीशिप काउंसिल। देखो फिर से हमें याद दिला रहा हूं, पहला क्या है, जनरल असेंबली 193 मेंबर कंट्रीज है। दूसरा क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल, 5 परमानेंट 10 नॉन परमानेंट मेंबर कंट्रीज है, टोटल 15। तीसरा क्या है, इकोसॉक, कितने टोटल मेंबर है, 54। फिर क्या है पे सेक्रेटरीट, इस पे ध्यान रखने वाला है, जो सेक्रेटरी जनरल का पोजीशन कहां होता है, यहीं पे होता है। जो प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल है क्या है, उनका नाम है एंटोनियो गुतेरेस।
बस ये मतलब अभी 5 पढ़े लोग, इसमें ये मतलब ज़्यादा ध्यान रखने वाला था। अब हमारा क्या है इस सेशन का आखिरी जो इसमें टॉपिक है क्या है, ट्रस्टीशिप काउंसिल। छठा, अब देखो हम लोग इसका जो लास्ट ऑर्गन है ट्रस्टीशिप काउंसिल। अब देखो ट्रस्टीशिप काउंसिल बनाया क्यों गया था, क्योंकि पहले वर्ल्ड वॉर वन खत्म होने के बाद क्या, जैसे कि मैं कहानी में के पहले ही मैं बता दिया था, जो कंट्री जीत रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, दूसरे के टेरिटरी को ऑक्युपाई कर रहे हैं, अपने में बांट ले रहे हैं। तो सेम वर्ल्ड वॉर 2 भी खत्म हुआ तो जो कंट्री उस समय हारे थे उनके टेरिटरी को कौन ऑक्युपाई कर लेगा, जो जीत रहा है। तो उस समय जर्मनी हारा था वर्ल्ड वॉर 2 में, तो जर्मनी को 2 भाग में क्या कर दिया गया था, डिवाइड, एक वेस्ट जर्मनी और एक ईस्ट जर्मनी। तो ईस्ट जर्मनी किसके अंडर में आ गया था, प्रेजेंट डे रसिया यानी यूएसएसआर के अंडर में, और जो वेस्ट जर्मनी था उसको वो किसके अंडर में था, जो तुम्हारा यूएस और उसके अलाइज नेशन थे उसके अंडर में। और उसी टाइम पर देखो ये जितने भी कंट्रीज हो गए वो बहुत सारे कंट्री को क्या किए थे, कॉलोनाइज किए थे। तो इसका बनाया इसलिए गया था कि जितने भी देश कॉलोनाइज हो रखे हैं उनको क्या करना है, एक एक करके हमको सबको आज़ादी दिलवाना है। तो वो काम किसका ये ट्रस्टीशिप काउंसिल है। तो मान लो अगर इंडिया भी आगे चल के आज़ादी, इंडिया को आज़ादी अगर 1947 में ना मिल के आगे मिलता, जैसे 60-70 ये सब के टाइम पे, तो उसमें मेन रूल किसका हम लोग मानते हैं, ट्रस्टीशिप काउंसिल का, क्योंकि ये बनाया ही इसीलिए गया था। अब देखो यहाँ पे क्या है, Trust territory is non-self-governing territory placed under administrative authority by Trusteeship Council of the U.S. A League of Nations mandate was legal status for certain territory transferred from control of one country to another following World War I, or legal instrument that contain the internationally agreed upon terms for administrating the territory on behalf of the League of Nations। देखो सेम वही कहानी जो मैं पहले समझा दिया वही है कि कोई कंट्री जो हार रहा है उसके टेरिटरी को या फिर वो जिस रीजन को रूल कर रहा था उसको कौन अब ले लेगा, जो जीता हुआ है, तो वो क्या करेगा, तब तक रूल करेगा। तो पर मान लो वो रियलिटी में तो उसका वो कॉलोनी है, मतलब उसका वो पार्ट है नहीं, तो वो सब क्या अपना आजादी को मांग करेगा सब। तो वही सब दिलाने का किसका काम रहेगा, ये। तो ये बनाया गया था, ऐसा नहीं ये यूएन का ऑर्गन है, ये बनाया गया था ट्रस्ट टेरिटरी नाम से, किसके अंडर में, लीग ऑफ नेशन के ही अंडर में। देखो एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ध्यान रखने वाला है, जिसको हम लोग, वो कब बनाया गया था, वो भी लीग ऑफ नेशन का ही एक ऑर्गन था, और जिसको क्या किया यूएन यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ पे अपने अंडर में ले लिया। सेम ट्रस्टीशिप काउंसिल का जो कॉन्सेप्ट है वो भी कौन कर रहा है, यहाँ पे स्टार्टिंग लीग ऑफ नेशन के द्वारा ही किया जा रहा है। United Nations territories were the successor of the remaining League of Nations mandates and came into being when the League of Nations ceased to exist in 1946। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जब तक लीग ऑफ नेशन था तब तक उनको आज़ादी दिलवाने का काम किसका था, लीग ऑफ नेशन का। अब आगे चल के जो जिसको नहीं मिला है आज़ादी, आगे चल के जिसको दिलवाना है, जो टेरिटरी अभी बाकी है, वो किसके अंडर में आ जाएंगे, अब ये ट्रस्टीशिप काउंसिल के अंडर में आ जाएंगे। अब ध्यान ये रखना सब कि लीग ऑफ नेशन कब तुमको समाप्त हो जाएगा, वो 1946 में। पर ध्यान, यूनाइटेड नेशन कब यहाँ पे स्थापना हो रहा है इसका, 1945 में, 24 अक्टूबर को। ध्यान रखने वाला चीज है ये। It had to provide international supervision for the trust territory and ensure that adequate step were taken to prepare territories of the self government and independence। देखो वही काम दिया गया है कि जो ट्रस्ट टेरिटरीज है उनको क्या करना है, उनको आज़ादी दिलवाना है, और वो इतने कैपेबल हो सके कि खुद से अपने रीजन को क्या कर सके, रूल कर सके। फिर क्या है, by 1994 all the trust territories had attained self-government or independence. The trusteeship council suspended operation on 1 नवंबर 1994। अब देखो जिस काम के लिए ये बनाया गया था, क्या बनाया गया था, ट्रस्टीशिप काउंसिल, वो अपना काम क्या कब कर देगा, जब तुमको 1994 में एक पलाऊ, एक माइक्रोनेशिया रीजन है पूरे वर्ल्ड में, माइक्रोनेशिया, जहाँ पे बहुत छोटे छोटे क्या है कंट्रीज हैं, यानी जो हमारा थाईलैंड और जो ऑस्ट्रेलिया के बीच का जो रीजन है, उस बीच में बहुत छोटे छोटे कंट्री है वर्ल्ड मैप में, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं लोग, माइक्रोनेशिया नेशन। वो क्या थे, पहले किसी और कंट्री के क्या थे, वो टेरिटरी थे। तो पलाऊ जो आखिरी नेशन था, उसको जब ये क्या करता है, इंडिपेंडेंस दिलवा देता है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, 1994 में इसका ये काम करना बंद कर देगा। कब, 1 अक्टूबर 1994। याद रखने वाला चीज है, ट्रस्टीशिप काउंसिल कब से काम करना बंद कर देता है, 1 नवंबर 1994। ध्यान रखना सब। और किस कंट्री को आखिरी बार, पलाऊ, PALAU, याद ध्यान रखो सब इसको। अब देखो अब काम करने बंद कर दिया है, पर ये नहीं है कि आगे चल के फिर से फोर्स में नहीं आ सकता है,
क्यों, अभी वैसा कोई टेरिटरी नहीं बचा इसलिए काम नहीं कर रहा है। अगर ऐसा कोई टेरिटरी फिर से आ गया तो उसको ये फिर से क्या हो जाएगा, काम करना शुरू कर देगा। 2013 में ये एक बार के लिए आया था काम करने के लिए, पर वो कुछ हुआ नहीं, फिर से क्या कर दिया गया, इसको बंद कर दिया गया। ये कहानी इसका लेटेस्ट है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे चीज है यूनाइटेड नेशन ऑफिशियली नोन एज यूएन फैमिली। अब देखो ये यहाँ पे यूएन फैमिली का कौन सा है, जो मैं बताया था, जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, जो इकोसॉक के अंडर में जिसको काम करवाने को दिया गया है, उसी चीज को जो ये 15 कंट्रीज को हम लोग किस नाम से जानते हैं लोग, यूएन फैमिली। कि मतलब ये उनके क्या है, उनका मेन एक पार्ट है ये 15। तो इसके बारे में हम लोग कब पढ़ने वाले हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो ये था आज के क्लास के लिए हमारा का इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स थे यूएन का। ये हम लोग उसका स्टैटिक से लेकर जो उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, कोई उसका मेंबर कैसे बन सकता है, उसका क्या क्या काम है, ये हम लोग पढ़े लोग। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, एक एक उसके चीज को पढ़े लोग, लास्ट बार रिवाइज कर लिया जाए। पहला क्या था हमारा, जो जनरल असेंबली है, कितने कंट्री है 193। उसके बाद क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल, कितने हैं तुम्हारे 5 परमानेंट, 10 नॉन परमानेंट, टोटल 15। तीसरा क्या है हमारा, इकोसॉक, टोटल मेंबर कंट्री 54। उसके अंदर में क्या, उसका काम क्या, स्पेशलाइज्ड एजेंसी के बीच में कॉर्पोरेशन करना और इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट करना, वो कितने, टोटल 15। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। उसके बाद हम लोग क्या, किसके बारे में पढ़े लोग, नेक्स्ट हम लोग सेक्रेटरीट के बारे में। और आखिरी हम लोग कैसे खत्म कर दिए, जो तुम्हारा ट्रस्टीशिप काउंसिल है उसको। ट्रस्टीशिप काउंसिल काम करना कब बंद कर देगा, 1 नवंबर 1994। ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लोग, देखो अब क्या क्या पढ़ना है हमको नेक्स्ट क्लास में, इनके बारे में अच्छे से पूरा डिटेल में एक एक करके। उसके अलावा हम लोग क्या पढ़ेंगे कि हम लोग ये पढ़ेंगे कि इंडिया और यूएन का जो रिलेशन है वो कैसा रहा है। मतलब ऐसा तो हम लोग पढ़े लोग यूनाइटेड नेशन को, पर हम लोग इंडिया का कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज था वो जाने लोग। पर एज अ होल जो इंडिया और यूएन का जो एक दूसरे के साथ जो संबंध है, क्या क्या इंडिया और यूएन एक दूसरे के लिए किए हैं, उसके बारे में हम लोग अच्छे से नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं लोग। ये नोट्स आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक है टेलीग्राम का, वहां से आपको जाकर सिंपली आप लोग ज्वाइन करके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टाटा।